नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। ये असल में है क्या, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और साथ ही ये काम क्या करते हैं, और साथ ही जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में भी। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स ठोस चट्टानों का एक विशाल अनियमित आकार का प्रस्तर खंड यानी कि स्लैब है, जो मुख्य तौर पर कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक लिथोस्फीयर से मिलकर बने हैं। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स का आकार 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है, जिसमें प्रशांत और अंटार्कटिक प्लेट्स सबसे बड़े हैं। अब अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात की जाए तो यह थ्योरी वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत का विकास माना जाता है। पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया था कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं बल्कि महासागरीय नितल में भी प्रसार होता है। उसके बाद यह संकल्पना विकसित हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में हैरी हेस ने किया था, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, पार्कर और होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले लिथोस्फीयर से निर्मित होती हैं और एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं। एस्थेनोस्फीयर को दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण एस्थेनोस्फीयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की उपस्थिति के कारण थर्मल कन्वेक्शन करंट की चक्रीय प्रक्रिया का होना है, जिसके संबंध में होम्स ने व्याख्या दी है। नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 तक बताई गई है, परंतु अभी तक मात्र 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों को पहचाना गया है। 6 बड़ी प्लेटें इस प्रकार है: अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। इसके अलावा छोटी प्लेटों में पूर्वी प्रशांत प्लेट, कोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट आदि महत्वपूर्ण है। लिथोस्फेरिक प्लेटें पूर्णतः महासागरीय यानी ओशियानिक, पूर्णतः महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल या मिश्रित तीनों प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि प्रशांत प्लेट पूर्णतः महासागरीय है, जबकि अमेरिकन प्लेट मिश्रित प्रकार की है। प्लेटों के किनारे यानी मार्जिन्स ही जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय और ज्वालामुखीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। सामान्य रूप से प्लेटों की मार्जिन्स को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी रचनात्मक किनारा। ये थर्मल कन्वेक्शन करंट के अपवर्ड कॉलम के ऊपर अवस्थित होते हैं। इसके कारण 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं और दोनों के मध्य एक फॉल्ट लाइन पड़ जाती है, जिसके सहारे एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर आता है और ठोस होकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है। अतः इन प्लेट किनारों को डाइवर्जिंग प्लेट कहते हैं। इस तरह की घटनाएं मध्य महासागरीय रिजेस के सहारे घटित होती हैं। मध्य अटलांटिक की रिज इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। प्लेट मार्जिन्स का दूसरा प्रकार है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी विनाशात्मक किनारा। ये थर्मल कन्वेक्शन करंट के डाउनवर्ड कॉलम के ऊपर अवस्थित होते हैं। इससे 2 प्लेटें अभिसरित होती हैं और आपस में टकराती हैं। इस प्रक्रिया में अधिक डेंसिटी की प्लेट कम डेंसिटी की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। क्योंकि यहाँ प्लेट का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं और ऐसी प्लेटें कन्वर्जिंग प्लेट कहलाती है। दोस्तों, कन्वर्जिंग प्लेट्स की अंतक्रिया की 3 दशाएं हो सकती हैं। पहला, जब एक कन्वर्जिंग प्लेट कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशियानिक हो तो ओशियानिक प्लेट अधिक भारी होने के कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, जिससे ट्रेंचेस का निर्माण होता है और उसमें अवसादों के निरंतर जमाव और वलन से मोड़दार यानी फोल्ड पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए रॉकी और एंडीज पर्वत। बेनी ऑफ जोन में पिघला हुआ मैग्मा ही क्रस्ट को तोड़ते हुए ज्वालामुखी का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्लेट का पश्चिमी किनारा, जहां पर्वतों का निर्माण हुआ है, वहां ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। एंडीज के आंतरिक भागों में चिम्ब्राजो और कोटोपैक्सी ऐसे ज्वालामुखी का पाया जाना इसी अंतक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। अब अगर दूसरी सिचुएशन की बात की जाए तो जब दोनों प्लेटें ओशियानिक हों तो अपेक्षाकृत बड़े और भारी प्लेट का धंसाव होता है और ओशियानिक ट्रेंचेस और ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। प्रशांत प्लेट और जापान सागर प्लेट या फिलीपींस प्लेट की अभिसरण क्रिया के द्वारा इसे समझा जा सकता है। जब दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल हों तो बेनी ऑफ जोन क्षेत्र में सबडक्शन इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि ज्वालामुखी उत्पन्न हो सके।
लेकिन ये क्षेत्र जियोलॉजिकल रूप से अस्थिर क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ बड़े फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से टेथिस जियोसिंक्लाइन के अवसादों के वलन और प्लेटीय किनारों के मुड़ाव से उत्पन्न हिमालय पर्वत का उदाहरण इस संदर्भ में दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच एक और तरह की मार्जिन होती है जिसे कंजर्वेटिव मार्जिन या संरक्षी किनारा कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं तो उसमें कोई अंतरक्रिया नहीं हो पाती, इसलिए इसे कंजर्वेटिव मार्जिन कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सैन एंड्रियाज फॉल्ट। टूजो विल्सन द्वारा माइक्रोप्लेट्स और हॉट प्लम्स की संकल्पना जोड़े जाने के बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को समझने में और भी उपयोगी बन गया है। इससे प्लेट के आंतरिक भागों में होने वाली भूकंपीय और ज्वालामुखीय घटनाओं की व्याख्या संभव हुई है। साथ ही ज्वालामुखियों की सक्रियता और निष्क्रियता का स्पष्टीकरण भी हो सका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।